हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। आगामी 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में मध्य प्रदेश में नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और अब अंतिम तारीख के बाद इस बात का टेंशन है कि जो बागी उनको कैसे मनाएं। राजनीतिक दल चुनावी जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज अपनों की नाराजगी को वक्त रहते दूर करना है। जिन नेताओं को टिकट मिलने की आस थी और मिला नहीं, वो अब बगावती तेवर दिखा रहे हैं। रैगांव में बागरी परिवार बीजेपी के लिए चुनौती है, तो जोबट में सुलोचना रावत को टिकट देने के बाद स्थानीय कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। इधर जोबट में दीपक कांग्रेस को चुनौती देते नजर आए। अब बड़ा सवाल यह कि बीजेपी या कांग्रेस, बागी किसके लिए ज्यादा बड़ा टेंशन है, किसके समीकरणों को बिगाड़ेंगे? दोनों पक्षों को सुनेंगे, बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें। जोबट क्षेत्र की जनता से एक ही आवाज़ है, कांग्रेस का साथ मत दो, बीजेपी का भी साथ मत दो, पर कलावती भूरिया के सम्मान में सच्चाई का साथ दो। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासी पारा उफान पर है। बीजेपी और कांग्रेस ने चारों सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन दावेदारी करने वाले जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला, अब वो बागी तेवर दिखा रहे हैं। दोनों ही दलों को इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है। रैगांव में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी के परिवार के 5 सदस्यों ने नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं जोबट में कलावती भूरिया के भतीजे ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है। इन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों को सख्ते में डाल रखा है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो बागियों को वक्त रहते मना लेगी। कांग्रेस ने कुछ दिया है क्या, कभी बताओ? अरे दिया है क्या? और आज कांग्रेस का क्या धरा है बताओ? दिग्विजय सिंह सड़कों पे ट्वीट कर रहे हैं, सड़कों पे। बारे दिग्गी राजा, तेरे राज में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढों में गड्ढा था। आज जो आपको नजर नहीं आ रहे हो, कल वो सब भारतीय जनता पार्टी के मंच पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए, कमल के चुनाव चिन्ह के लिए और उस प्रतिनिधि के लिए जो आज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कार्यकर्ता नजर आएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी की सशक्तता है। परिवारवाद उसे कहते हैं जो राजनीति में कभी वो सक्रिय न रहा और उसको अचानक उसको उतार दिया गया। क्योंकि मेरी पहले से ही प्लानिंग थी कि 8 तारीख को मुझे पर्चा दाखिल करना। आज चूंकि आखिरी दिन है और पर्चा दाखिल करने के बाद जो भी अभी आगामी जो भी हमारे कार्यकर्ताओं साथियों के साथ बैठक होगी और उसमें जो विचार होगा उसी पर फिर अमली जामा होगा। बात अगर खंडवा लोकसभा सीट की करें तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने दावेदारों को नजरअंदाज किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष सिंह काफी समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, मगर उनके बजाय यहाँ से ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट देकर पार्टी ने उन्हें नाखुश कर दिया। यही वजह रही कि ज्ञानेश्वर पाटिल के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान वो कहीं दिखाई नहीं दिए। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी सीट के खाली होते ही क्षेत्र में लगातार दौड़ धूप करने वाले अरुण यादव को ऐन मौके पर धत्ता बता दिया गया। हालांकि अरुण यादव बाहर से पार्टी के फैसले को स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जानकार उनकी बॉडी लैंग्वेज के अलग ही मायने निकाल रहे हैं। माननीय अरुण यादव जी, कि आपका त्याग, आपका प्रेम, आपका अनुराग, आपकी परिपक्वता, आपकी खिलाड़ी भावना ही इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दिखाई। बाहर ही लाना पड़ रहे हैं लोग। रैगांव में जो प्रत्याशी उतारी है वो सतना की, पृथ्वीपुर में आदमी दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करके लाए, जोबट में भी इंपोर्टेड आइटम है। सब जगह तो आपको दूसरी पार्टियों से उधार लेने पड़ रहे हैं लोग। तुम्हारी पार्टी में तो नहीं है, कार्यकर्ता नहीं बचा चुनाव लड़ने वाला। कुल मिलाकर 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नेताओं की नाराजगी चुनावी गणित बिगाड़ सकती है। हालांकि अभी नामांकन वापसी की तारीख 13 अक्टूबर तक है। तब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों डैमेज कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन अगर वक्त रहते इन नाराज नेताओं को मना नहीं लिया गया तो उपचुनाव में जीत हार में ये बागी अहम भूमिका निभा सकते हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।
हालांकि अब की बार कुछ नया नहीं हो रहा, हर बार ऐसे ही होता है। टिकट के दावेदार होते हैं, टिकट के दावेदारों में किसी एक को टिकट मिलता है या किसी अन्य को टिकट मिल जाता है और इसके बाद में वो पार्टी से नाराज होकर अगर बगावत करते हैं तो जाहिर तौर पर अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर वक्त रहते इन्हें थाम लिया जाए, मना लिया जाए, डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए तो शायद बेहतर स्थितियां बने। पर दमोह में जो कुछ हुआ पिछली बार उसने बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, इस बात को बाद में देखा गया। तो क्या आपकी बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है जैसा कांग्रेस कहती है, या कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है जैसा नजर आता है? हमारे साथ दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने के लिए दो महारथी नेता जुड़ चुके हैं। नेहा बग्गा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और अजय यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका। नेहा जी, शुरुआत बीजेपी से ही करेंगे। पहली बात तो ये कि बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही कि ना तो स्थानीय लोग मिले ना पार्टी के भीतर मिले, सपा से और कांग्रेस से आए हुए लोगों को टिकट दिया और उस पर भी बगावत ऐसी कि बीजेपी के लिए ये सीटें निकालना मुश्किल है। पुनीत जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज के समय विश्व का सबसे बड़ा दल है और जहां पर हमने सफर अपना 2 से शुरू किया था और आज आप देखते हैं कि 2 बार से केंद्र में बहुमत की सरकार है और पिछले 17 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास देश के लिए कार्य करने के लिए संकल्प है, विचारधारा है, राष्ट्र के लिए एक नीति है, हमारे पास नेता है। पर आज घबराहट की आवश्यकता उन लोगों को है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी थी पर लगातार सिकुड़ती जा रही है क्योंकि ना ही कोई नेता है और ना कोई नीति है। और ये एक ऐसी अनोखा दल है विश्व के अंदर, क्योंकि राजनीति में ये माना जाता है कि कोई भी ऐसा दल नहीं होता जिसके पास अपना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो, पर कांग्रेस के पास आज उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। G23 ने जिस तरीके से इनके नाक में दम करके रखी है वो स्पष्ट दिखाता है कि इनका नेतृत्व कितना कमजोर है। और परिवारवाद के चक्कर में नटवर सिंह जी ने 2 दिन पहले बताया है कि 3 लोगों ने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया है। उसमें से 2 हैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो संगठनात्मक पद पर हैं, और तीसरे हैं राहुल गांधी जिनका संगठन में कोई पद नहीं है पर उसके बावजूद जो उन्होंने हालत की है जिसकी वजह से उड़ता पंजाब हो गया है, भटकता छत्तीसगढ़ हो गया और लटकता राजस्थान हो गया है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। अगर कोई लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़कर, तो भारतीय जनता पार्टी खुले बाहों से उनका स्वागत करती है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी परिवार में जोड़ती भी है। और उसी को देखते हुए अगर किसी का जनाधार है, अगर किसी की जन स्वीकृति है, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें जोड़ेगी। हम राजनीतिक संगठन हैं। मुझे आप बताइए कि जब ये लोग कहते हैं कि बाहर से आयातित कर दिया, तो क्या ये इटली से आए हुए लोग हैं? भारत देश के निवासी नहीं है, मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, जनता के बीच में नहीं रहे। और अगर ये इस प्रकार का सवाल करते हैं तो ये बता दें कि सिद्धू कहां पर पैदा हुए थे, क्या उनका मैटरनिटी होम जो है वो 10 सफदरजंग रहा, क्या वो ये जो हार्दिक पटेल हैं उनका जन्म क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ। ये बता दें कि टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सरगना हैं जिनको अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपने साथ शामिल किया है, कन्हैया कुमार, जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो कहां से आए हैं? क्या उनका जन्म, उनका मैटरनिटी होम जो है वो 10 सफदरजंग का रहा है? जिग्नेश मेवानी कहां से आए हैं? तो बहुत स्पष्ट है कि राजनीतिक दल अक्सर उन लोगों को जिनकी स्वीकार्यता है उनको एक्सेप्ट करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस विचार के साथ चलती है, आज जनाधार वाले जो नेता हैं अपने अपने क्षेत्र की, जिनकी उपेक्षा लगातार कांग्रेस पार्टी ने की है, लगातार कांग्रेस के नेतृत्व ने की है, वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम रहे हैं। पर आप देखिए कि 4 में से 2 महिलाओं को टिकट देना, सबका साथ की जहां पार्टी बात करती है वहां पर 50-50 के फॉर्मूले से 2 महिलाओं को भी टिकट दी गई है। और दूसरी बात यह है कि चारों के चारों वो लोग हैं जो लगातार जनता के बीच में रहे। कांग्रेस के आप प्रत्याशी देखेंगे तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी टॉप टू बॉटम परिवारवाद में संलिप्त है। आप पृथ्वीपुर देख लीजिए, आप अन्य सीटें देख लीजिए, पूरा परिवार कहीं ना कहीं से विधायक है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे सांसद है चाहे कुछ है। और वही जो है वहां पर आपको दिल्ली मॉडल में भी दिखता है और मध्य प्रदेश में भी दिखता है। एक ही व्यक्ति कमलनाथ
पूर्व मुख्यमंत्री, वही व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष, वही व्यक्ति आज के समय प्रदेश अध्यक्ष अंधा बाटे रेवड़ियां घूम घूम कर खुद ही को दे, तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इन चारों सीटों पर बहुमत के साथ जीतने वाली है। आज उनको सोचने की आवश्यकता है जिनका प्रदेश अध्यक्ष लगातार गायब है। कमलनाथ जी अभी तक मध्य प्रदेश की जनता के बीच में नहीं है। इन चारों सीटों पे छोड़ दीजिए, जो 4 प्रत्याशी कांग्रेस के हैं उनके साथ भी खड़े नजर नहीं आए हैं। ठीक है साहब, अजय जी सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, कई दफ़ा बीच में हंसे भी हैं, लेकिन ये बात क्या कांग्रेस पार्टी के ऊपर सही नहीं है जो न्याज जी कह रही हैं? नंबर दूसरी बात ये, आज हम बागियों को लेकर बात कर रहे हैं, बागी तो कांग्रेस को भी परेशान करेंगे। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दिवालियेपन के स्तर से जूझ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता वैचारिक दिवालियेपन से भी जूझ रहे हैं। इसलिए उनके पास मुद्दे नहीं है तो इधर उधर की अनर्गल बातचीत करते हैं। मैं आपसे तथ्यों के साथ पूछता हूं, अगर जोबट में 3 दिन पहले सुलोचना रावत ने कांग्रेस नहीं छोड़ी होती तो भाजपा के पास तो कोई प्रत्याशी था नहीं। पृथ्वीपुर में शिशुपाल यादव ने अगर भाजपा ज्वाइन नहीं की होती तो आपके पास तो उम्मीदवार भी नहीं था। तो इसको कहते हैं दिवालियापन। मिस कॉल वाली पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में मिस्ड हो गई है। कहीं ना कार्यकर्ता बचे ना नेता बचे, केवल खरीद फरोख्त करके उम्मीदवार तलाशे जाते हैं। जानकारियों का अभाव है भाजपा के नेता के पास। राजनारायण सिंह जी का कौन सा परिवारवाद है? 3 बार स्वयं विधायक रह चुके हैं। अलीराजपुर से हमारे नेता महेश पटेल जिला कांग्रेस अध्यक्ष है कई सालों से। जानकारी के अभाव में ऐसी बातें आती हैं। उसी तरह से रेगांव में हमारी पूर्व प्रत्याशी जो 2018 में भी प्रत्याशी थी, जिनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं रहा, कल्पना वर्मा, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। पृथ्वीपुर में नितेंद्र सिंह राठौर जी को कार्यकर्ताओं की आम सहमति से उम्मीदवार बनाया है। मैं भाजपा की प्रवक्ता से चाहूंगा कि किसी और दावेदार का नाम बता दें कांग्रेस में जिसकी उपेक्षा की गई हो। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद भी है और दिवालियापन भी है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे बताइए, आपने प्रतिभा बागरी को उम्मीदवार बनाया, जुगल किशोर बागरी जी की भतीजी हैं, उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री ने निर्दलीय नामांकन भर दिया। ये होता है परिवारवाद। दूसरा, आपके नेता शिवराज सिंह चौहान जी 2 महीने से हर्षवर्धन चौहान के नाम पर मोहर लगाए घूम रहे थे और आज जब शिवराज जी नामांकन के लिए गए तो हर्षवर्धन चौहान उस कार्यक्रम में तक शामिल नहीं हुए। कृष्ण मुरारी मोघे जी शामिल नहीं हुए कार्यक्रम में। बताइए कहाँ गए मोघे जी? हर्षवर्धन चौहान कहाँ चले गए? भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है। मध्य प्रदेश में इनके पास मुद्दे नहीं है, अनर्गल इधर उधर की बातें करते हैं। मध्य प्रदेश का हिसाब क्यों नहीं देते हैं? बताइए मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे अत्याचार क्यों हुए? मैं एक बात पूछता हूं, बताइए एक आदिवासी परिवार की हत्या हो गई, परिवार मांग करता रहा कि सीबीआई जांच करवा दीजिए, लेकिन वो तक नहीं होने दिया आपने, न्याय नहीं मिलने दिया उस परिवार को। धिक्कार है ऐसी सरकार के ऊपर। मध्य प्रदेश में पीएम और मुख्यमंत्री सहायता राशि के नाम पर सम्मान निधि कहते थे, अब किसानों को नोटिस आ रहे हैं। अकेले शाजापुर जिले में 6 करोड़ के नोटिस आए। कल कांग्रेस पार्टी ने माई बैंक खातों की सूची जारी करी। किसानों को धोखा, किसानों को ठग रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में बाढ़ आपदा और सूखा दोनों जगह तरह की आपदा से किसान परेशान। किसी को मुआवजा नहीं दे पाई ये सरकार, केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं। महिलाओं पे अत्याचार, किसानों पे अत्याचार, धिक्कार है ऐसी सरकार पे। शिवराज सिंह चौहान जन समर्थन खो चुके हैं। भाजपा के नेता केवल जुमलेबाजी कर सकते हैं और डायलॉगबाजी कर सकते हैं। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हिसाब कि डीएपी 3 गुना क्यों हो गया, उर्वरक 3 गुना क्यों हो गए, बिजली के बिल जो हमारी सरकार में 10 हॉर्स पावर तक 5,000 रुपए लगते ये फेरिस्त लेकिन जो है 18,000 रुपए क्यों लग रहे हैं? ये फेरिस्त जो आप बता रहे हैं अजय जी, जनता हिसाब मांग रही है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जनता को हिसाब आप दोनों ही दलों को देना है। और एक सबसे बड़ी बात ये कि जैसा आपने गिना दिया कि वहाँ कितनी दिक्कतें हैं बागियों की, तो यहाँ भी क्या बुरिया परिवार ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा? क्या यहाँ भी बागियों को वक्त रहते अगर ना बनाया तो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का समीकरण वो बिगाड़ नहीं सकते? अजय जी उत्तर दें। पुनीत जी आपका सवाल फिर से रिपीट करिए। मैंने आपसे स्पष्ट पूछा था, पहले भी पूछा था, अब भी पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के बागी कांग्रेस के लिए दिक्कत नहीं खड़ी करेंगे? हम लगातार देख रहे हैं कि सम्मान के लिए, अपनी मां के सम्मान के लिए पुत्र खड़े हो गए।
और खड़े होकर के लगातार ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ आप खुद स्वीकार करते हैं कि पूरी सरकार, पूरा संगठन, सब पूरी ताकत लगा रहे हैं चुनाव में। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी में वो अनूठा उदाहरण है जो भाजपा में कभी हो नहीं सकता है। खंडवा में अरुण यादव जी 6 महीने से मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, और राजनारायण सिंह जी के चुनाव का दायित्व अरुण यादव संभाल रहे हैं। उन्होंने नामांकन से लेके हर ब्लॉक स्तर तक रैलियां करी और राजनारायण जी को जिताने का संकल्प लिया है। कांग्रेस में कहीं कोई बगावत नहीं है। ठीक है, इस बात का उत्तर मैं ले सकता हूँ। नेहा जी, ये बात तो नजर आई है कि अरुण यादव जी दिखाई पड़े, सुरेंद्र सिंह शेरा जी नजर आए, लेकिन यहाँ जो आपके यहाँ जो दावेदार थे उनमें से ना तो मोघे साहब नजर आए हैं और ना ही जिस तरीके की खंडवा में स्थिति बनी उसके बाद में वो तमाम दावेदार नजर आए जो पहले दावा करते थे सीट पर, वो कोई नजर नहीं आया। नंदू भैया के पुत्र भी नजर नहीं आए। पुनीत जी देखिए, थोड़ा सा आपको परिस्थितियां समझने की आवश्यकता है। जो अरुण यादव जी 6 महीने से खंडवा के अंदर लगातार खंडवा लोकसभा में अपने दौरे जारी कर रहे थे, जिन्होंने दिल्ली में अपना कैंप लगा के रखा, पर 2 धृतराष्ट्र जो मध्य प्रदेश के हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने, उन्होंने अपने बेटों को स्थापित करने के लिए अरुण यादव को इन दोनों धृतराष्ट्रों ने समाप्त कर दिया। और अरुण यादव जब चीखे मत वरना चीखना मुझे भी आता है। धृतराष्ट्र है दोनों के दोनों धृतराष्ट्र है, दोनों धृतराष्ट्र है, दोनों के दोनों धृतराष्ट्र है जिन्होंने आपकी पूरी। चलिए, एक बात है नेहा जी, एक बात है कि एक सवाल सिंपल सा था। आपने कहा कि समझने की आवश्यकता है, लेकिन राजनीति में प्रतिमानों का जो हम सीन क्रिएट करते हैं, जो हम दर्शकों या जनता तक बातें पहुंचाते हैं, उसका असर होता है, एक प्रभाव होता है, ऑरा होता है, और इसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक काम करती है। मैंने इसलिए सवाल पूछा, यहाँ वो लोग नजर आ रहे हैं जो नाराज बताए जाते हैं। उस ऑरा देखिए, उस ऑरा का आपको फ्रेम 1 भी देखना पड़ेगा अरुण यादव जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं, शायद वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू। चलिए, मैं एक एक करके उत्तर लेता हूं आप दोनों से। अजय यादव साहब, साफ जिस तरीके से हम परिस्थितियों को देख रहे हैं, इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए बागी चुनौती है। जैसे आपने उनके बारे में गिनाया, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट था, शुरुआत से था कि यहां भी दिक्कतें कम नहीं हैं, लेकिन वो लोग साथ खड़े आए, इस बात का हम उत्तर ले रहे थे। नेहा जी, जैसे हम कहते हैं कि प्रतिमान गढ़े जाते हैं और राजनीति में जैसे कहते हैं ना, परसेप्शन बहुत काम आते हैं। परसेप्शन क्या ये नहीं बन रहा कि यहाँ तमाम कोशिशों के बावजूद वो लोग कम से कम एक मंच पर एक साथ हैं, पहले दिन से हैं, जहाँ नामांकन नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं वहाँ भी हैं, और यहाँ वो लोग मौजूद ही नहीं हैं जो दावेदारों में शामिल थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पुनीत जी जितने भी लोग आप जिनका नाम ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि वे सबके सब बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। मैं ये बात मानती हूं कि चुनाव की तिथियां आने के बाद कई लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, कई लोग चाहते हैं कि वो राजनीतिक जीवन में है, उनको टिकट मिलनी चाहिए, और उसको लेके कई बार असंतोष भी होता है। पर जब एक बार निर्णय कर लेती है पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी में आपको जूतम पेजार की स्थिति कांग्रेस जैसी नहीं दिखती। दीपक भूरिया क्या कह रहे हैं, देखिए, थोड़ी सी डिसेंसी मेंटेन करिए आप लोग, अपने बारी में बोलिएगा। आप अजय जी बीच में इंटरप्ट कर आप बार डाइवर्ट ना किया करिए। आप जब कहते हैं तो मैं बहुत पेशेंस से सुनती हूँ, तो काइंडली बिहेव डिसेंटली। सबसे बड़ी बात यह है पुनीत जी की इन लोगों के पास जब दिखाई देता है कि नेता और नीति नहीं है, तो ये लोग इस तरीके से बदतमीजी करने लग जाते हैं और डिबेट को डाइवर्ट करते हैं। आप मुझे बताइए कि दीपक भूरिया ने क्या कहा। दीपक भूरिया ने कहा कि मेरी बुआ मेरे सपने में आई थी और मैं निर्दलीय लड़ूंगा, मेरा अपमान हुआ है, कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता और नीति नहीं है, इनके पास समय तक नहीं है कि हमसे बात कर सके। और अगर आप उसी प्रकार से पृथ्वीपुर में देखेंगे और खंडवा में देखेंगे, तो खंडवा में जिस तरीके से अरुण यादव जी का अपमान हुआ है, अरुण यादव जी की आप शायरियां देखिए, मुझे भी यकीन था हर शख्स की तरह यही मेरी बर्बादी के पीछे हाथ मेरे दुश्मनों का था, और पलट कर जो देखा मैंने बदन पर खाकर जख्म फेंका हुआ। चलिए अजय जी, आप दीपक भूरिया के बारे में बताते हैं, उनको लेकर भी कई सवाल उठे, आप दीपक भूरिया जी के बारे में बता दें। अजय जी,
क्या उनको मना लेंगे? कोई है फॉर्मूला पास कांग्रेस पार्टी के? देखिए पुनीत जी देखिए, सबसे पहले तो जब आप डिबेट में बुलाते हैं तो इन्हें कम से कम बता दिया करिए कि अपनी बारी में बात किया करें। जी बिल्कुल, ये निवेदन हम दोनों पक्षों से करते हैं। जब इनको लगता है कि इनके नेता और नीति जो विदेश दौरे पे रहते हैं, जो कभी जनता के बीच में नहीं दिखते, जिन्होंने आदिवासी को ठगा, ओबीसी को ठगा, नौजवान को ठगा, महिलाओं को ठगा, आज वो सिर्फ डिबेट को डाइवर्ट करते हैं। उम्मीदवार दल बदल करके ले आए, बाकी मंडी लगा रखी है मतदाताओं को अपने पक्ष के बारे में बात करें। करने वाले बताइए, दो क्षेत्रों में दल बदल नहीं लाए क्या? मैटरनिटी होम कहां पर था? पुनीत जी 2 प्रत्याशी दल बदल करके लाए, सबके सामने अरुण यादव जी चुनाव प्रचार संभाले बैठे और हर्षवर्धन चौहान और मोदी जी गाए। दीपक भूरिया पर कुछ बोलेंगे अजय जी? झूठ बोलोगे? और जो जंग है और पुनीत जी दीपक भूरिया पर बोलेंगे अजय जी? जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार और 1 लाख की रिश्वत लेते रहे, वो सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। अरे तड़ी पार जिनके अध्यक्ष 1 लाख रुपए की डिफेंस में रिश्वत देने वाले, लगता नहीं कि इस मंच पर इस बात के उत्तर मिल पाएंगे, और शायद इस बात के उत्तर जैसे हम लोग भी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो 13 तारीख को ही मिल पाएंगे कि क्या तब तक नॉमिनेशन दाखिल करने वाले लोग अपने नाम वापस लेकर अपनी अपनी पार्टियों को राहत देते हैं, या इस चुनौती को दोनों दल जैसे आज फेस कर रहे हैं आगे और इसके कोई दूसरे तोड़ या हल निकालने पड़ेंगे। शुक्रिया आपका दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। और ये बात तय है कि बागी हर बार की तरह अब की बार भी चुनौती हैं, लेकिन कौन कितनी स्मार्टली इससे डील करता, कितने वक्त रहते इन बागियों को मनाते हैं, क्योंकि हैं तो अपने, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।